नमस्कार। ओशो की श्रृंखला में स्वागत है आपका। और आज हमने फिर प्रोफेसर मक्खनलाल, आपके जाने माने इतिहासकार, को आमंत्रित किया है कि एक वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आगे बढ़ाते हुए कि किस प्रकार से जाति और वर्ण, इन दोनों को अंग्रेजों ने अपने कर्मों के द्वारा, अपने दुष्कर्मों के द्वारा इस्तेमाल किया, फूट डालो की अपनी नीति को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश पे काबिज होने के लिए। क्योंकि वो जानते थे कि जब तक भारतीय परंपरा की, भारतीय संस्कृति के हर पहलू को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक वो देश के ऊपर अपना वर्चस्व नहीं जमा पाएंगे। और इसके लिए उन्होंने जहां भारत के प्राचीन विज्ञान पे हमला किया, भारत की कलाओं पे हमला किया, भारत के रीति रिवाजों पे हमला किया, उसी तरीके से इन्होंने जो भारत की वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था को जाति में डाल करके किस प्रकार से इस्तेमाल किया अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, जिसके के हश्र आज भी हम लोग भुगत रहे हैं। तो मैं बीच में आगे नहीं आऊंगा। प्रोफेसर मक्खनलाल जी नमस्कार। और कपिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस श्रृंखला में बुलाने के लिए। और ये चौथा एपिसोड है हम जिस पर कास्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी तक हमने ये देखा किस तरह से भारतीय समाज वर्ण और जाति व्यवस्था में विभाजित था, जो पूरी तौर से कर्मणा था। इसका जन्म से कुछ लेना देना नहीं था। यही वजह है, एक ही परिवार से जो आदमी जिस तरह का काम करने के लिए जाता था, उसी वर्ण में शामिल किया जाता था। फिर उसके बाद आपने देखा कि 1857 के बाद किस तरह से अंग्रेज़ों ने पूरे समाज को विभाजित करने के लिए एक दुर्लभ संधि की। और सबसे बड़ी चीज़ जो कही गई वो आपको मैं बता दूं कि मैकाले के पहले दो बड़े मिशनरीज थे जिनका काम हिंदुओं को उसमें परिवर्तित करना, धर्म परिवर्तन के लिए क्रिश्चियनिटी में ले जाना। दोनों बहुत बड़े मिशनरी थे। एक थे चार्ल्स ग्रांट और दूसरे विल्बरफोर्स। इन लोगों का बहुत दृढ़ मत था कि उन्होंने कहा कि एजुकेशन के माध्यम से ही हम भारत में हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। एजुकेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और चार्ल्स ग्रांट ने एग्जैक्टली विद इन कोट लिखा कि बाय स्प्रेडिंग इंग्लिश एजुकेशन वी मस्ट चेंज देयर माइंड सेट एंड वी मस्ट टेक देम अवे फ्रॉम देयर रूट्स। हम अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से उनको माइंडसेट, उनका दिमाग परिवर्तन करें और उन्हें अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपने हेरिटेज से दूर ले जाएं। और जो चार्ल्स ग्रांट थे, किताबें हैं उनकी एजुकेशन सिस्टम पे, 1768 से लेके 1790 तक भारत में रहे, यानी लगभग 22-23 साल। सिर्फ 2 साल के लिए बीच में 1771-72 में वापस चले गए थे। और होता ये है कि इसके बाद जब एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की बात आती है विल्बरफोर्स और ग्रांट की, तो अंग्रेज़ों ने ये किया कि सर्वे किया। आपको ये सर्वे रिपोर्ट छपी हैं, आर्काइव्स में भी हैं। जैसे थॉमस मुनरो की रिपोर्ट है बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए, एडम्स की रिपोर्ट है कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए, बंगाल प्रेसिडेंसी, एल्फिंस्टन की रिपोर्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए। ये सारी रिपोर्ट्स एक चीज़ दिखाती हैं, पूरे भारतवर्ष में हर गांव में एक स्कूल था जो गांव के लोग सपोर्ट करते थे। सारी शिक्षा पूरी तौर पे मुफ्त थी। इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने की यही वजह थी, शिक्षा मुफ्त थी। कोई भी विद्यार्थी किसी भी जाति का हो, किसी का वर्ण, उसको शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता था। और विद्यार्थी को कुछ भी नहीं देना पड़ता था, परिवार को कुछ नहीं देना पड़ता था। जो सक्षम हैं
उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो सपोर्ट करेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, उम्मीद की जाती थी और इस उम्मीद पे पूरा समाज खड़ा था। अंग्रेज़ों के काल में आप दिल्ली ले लीजिए, मद्रास ले लीजिए, कलकत्ता ले लीजिए, सैकड़ों स्कूल्स, कॉलेजेस उद्योगपतियों द्वारा, धनाढ़ियों द्वारा बनाए गए, क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा दान, एजुकेशन सबसे बड़ा दान माना जाता था भारतीय समाज में। तो विल्बर फोर्स की चीज़ को लागू करना था कि अंग्रेजी शिक्षा लागू करनी थी। मैकाले का 1834 का मिनट्स उठा के देख लीजिए कि वो लिखते हैं कि इस शिक्षा को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है कि इनको जो लगान मिलती है, इनको जो ग्रांट्स मिलती है, लैंड ग्रांट्स है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। उसका नतीजा ये हुआ कि एक स्ट्रोक में कई लाख स्कूल बंद हो गए। एक स्ट्रोक में भारत की 90% से ज़्यादा आबादी स्कूल सिस्टम से बाहर हो गई, क्योंकि वो फीस नहीं दे सकते थे। जो पहले मुफ्त शिक्षा पाते थे, अब वो शिक्षा नहीं पा सकते थे। मैकाले ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षा उन्हीं को मिलेगी जो शिक्षा के लिए पैसा देंगे, यानी हु कैन पे फॉर देयर एजुकेशन। आप अपनी शिक्षा के लिए पेमेंट करिए। इसका नुकसान जो हुआ वो भारतीय समाज आज भी नहीं समझ पा रहा है कि आखिर इतने अशिक्षित लोग कैसे इस देश में हुए। सारा ठीकरा ले जाके ब्राह्मणों के ऊपर फोड़ा, अपर कास्ट के लिए ऊपर फोड़ा कि ये नहीं चाहते थे कि बाकी लोग शिक्षित हों। इस बात को कॉन्स्टेंटली बराबर छिपाया जाता है आज भी कि भारत में शिक्षा को बर्बाद किसने किया। अब होता ये है कि मैंने जैसा पहले ब्रीफली बताया था कि आप बंगाल का ले लीजिए रिपोर्ट, मद्रास का प्रेसिडेंट, बंगाल उस ज़माने में बंगाल में बिहार भी आता था, असम भी आता था, उड़ीसा भी आता था, प्रेसिडेंसी कहलाती थी। जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी की हम बात करते हैं तो उसमें मध्य प्रदेश भी आता है, गुजरात भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, पार्ट ऑफ ये सारा आता है। उसी तरह से इन जगहों को अगर आप देख लीजिए तो आप ये पाएंगे कि स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों 80 से 85% लोग नॉन ब्राह्मण, नॉन क्षत्रिय थे, यानी 80 से 85% लोग मुसलमान थे। आज की भाषा में कहा जाए तो बैकवर्ड थे या अनुसूचित जात के थे, जनजात के थे, इस तरह या अछूत थे। कोई इस तरह का डिवीज़न नहीं था कि कोई आदमी आज की भाषा में जो अनुसूचित जात में है वो स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। वो सब रिपोर्ट तो आदमी उठा के देखे, आँख खुल जाती है कि आप कहाँ थे, कहाँ से कहाँ फेंक दिए गए। उसके बाद होता क्या है कि इन्होंने इतनी बड़ी जनसंख्या को, यानी 87-88% जनसंख्या जो एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो गई, 8-10% लोग बचे, एग्जैक्टली यूरोप वाली हालत कर दी। मैकाले की शिक्षा नीति लागू होने से पहले भारतवर्ष में 86-87% लोग शिक्षित थे। यूरोप में 86-87%, फ्रांस हो चाहे इटली हो चाहे जर्मनी हो चाहे इंग्लैंड हो, 87-88% इलिटरेट थे, अशिक्षित थे। एग्जैक्ट सिचुएशन उल्टी कर दिया। उसमें अब जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो गई अशिक्षित, तब इन्होंने दूसरा गेम खेलना शुरू किया। अभी तक ये पूरा हिंदू समाज था। आप 1863 में जो पहला सर्वे किया था सेंसस का, वो बहुत प्रिलिमिनरी है, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती, एक ओवरऑल पॉपुलेशन का जिक्र मिल जाता है। लेकिन 1871 का सेंसस बहुत कायदे से, डेसिनियल सिस्टम, जिसको एक दशक में सेंसस होता है, एक दशक बाहर एक दशक में, 1871 का सेंसस से एक नई शुरुआत होती है जो आज तक चल रही है। 1871 का सेंसस अगर आप उठा के देखें तो सेंसस में पॉपुलेशन को 4 लेवल पे बांटा गया। हिंदू थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे, क्रिश्चियन और पारसी। बाकी पूरा का पूरा जो समाज था वो हिंदू में आता था। उसके पीछे कारण ये था कि चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, ये तीनों धर्म हिंदू समाज से ही, हिंदू परंपरा से ही निकले थे। और आज भी आप समाज में कोई झंडा लेके, राजनीतिज्ञों को छोड़ दीजिए,
तो कोई भी बुद्ध या जैन झंडा लेके नहीं चलता कि हम हिंदू समाज से अलग हैं हमारा, या कोई एक दूसरे को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करता। यही हालत सिखिज्म की थी। तो 1871 के बाद इन्होंने देखा कि हिंदू तो बहुत बड़ा चंक है, इसको कैसे तोड़ा जाए। तब उन्होंने ये किया कि 1881 में, ये सब पढ़ने को मिल जाता है आपको, जब प्रीफेस पढ़िए तो उसमें आता है कि हम इस बार हिंदू धर्म से बाहर जैन और बुद्धिस्ट को निकाल रहे हैं, इनकी जनगणना अलग करेंगे। तो अब आप जनगणना अलग करेंगे तो जो भी जैन और बुद्ध की पॉपुलेशन है वो हिंदू पॉपुलेशन से ही तो घटेगी ना, तो लिहाजा उसको अलग करो, बांटो। 1891 तक आते आते अलग कर दिया जाता है सिखों को भी। यानी पहली दो जनगणनाओं में 20 सालों में हिंदू परंपरा को अलग करने, उनको छोटा करने के लिए, बांटने के लिए, जनसंख्या तो बांट दी जाती है ना, उससे सेंसस रिपोर्ट से ही बांटने के लिए ये किया गया। अब आप क्या पाते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने अब इसके बाद ये किया कि अनुसूचित जनजाति, जिसे हम आदिवासी कहते हैं, इन्होंने ट्राइब कहना शुरू किया। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब। तो पहले इन्होंने शेड्यूल ट्राइब को अलग किया कि नहीं, इनका हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं है। यानी 30 साल बाद इन्हें याद आया कि उनको भी हिंदू समाज से बांटो, निकालो बाहर। उसके बाद क्या होता है कि और भी संख्या कम होती जा रही है ना हिंदुओं की, वो करना है, आपको दिखाना है और समाज को बांटना है। और बांटने का एक ही तरीका है कि आपके परिवार में अगर 100 लोग हैं तो बजाय आपके परिवार को 100 लोगों का परिवार दिखाने के बजाय उस परिवार में 5 मुखिया दिखा दीजिए और 5 भाग में बांट दीजिए, 20-20 लोगों का हो गया परिवार। तो ये सब राजनीति चली। उसके बाद आते आते क्या होता है कि हिंदू समाज से अब इन्होंने शेड्यूल कास्ट यानी अछूत जाति, अनुसूचित जाति का एक शब्द निकाला और उसमें वो तमाम लोग हिंदू सोसाइटी से निकाल के डाल दिए गए जो छोटे काम करते थे, जिन्हें वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा जाता था, उनको निकाल के बाहर कर दिया। यानी शेड्यूल कास्ट बाहर कर दिया, शेड्यूल ट्राइब बाहर कर दिया। अब आगे आते आते क्या होता है, आप देखिए कि 1931 आते आते ये अब बात करने लगते हैं, शब्दों का खेल चलता है। वो कहते हैं कि कास्ट को और ज़्यादा डिवाइड करना पड़ेगा। लिहाजा होता ये है कि वो कहते हैं कि हायर कास्ट और लोअर कास्ट में बहुत फ़र्क है और लोअर कास्ट वालों का एक अलग ग्रुप बनाना चाहिए जिसे आज बैकवर्ड कास्ट कहलाता है। अब यानी पहले एक जाति थी, जाति व्यवस्था में भी एक बैकवर्ड कास्ट हो गए। और अब आप सेंसस देखिए तो अति बैकवर्ड, अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी भी बांट दिया गया। और 1968 में के पहले एक शब्द नहीं था, था लेकिन इस्तेमाल में, राजनीतिक इस्तेमाल में नहीं था, दलित। दलित शब्द एक ऐसा उछाला गया जिसमें यह कहा गया कि जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं, लोअर वर्ण के लोग हैं, वो सब दलित में कर दिए जाएं। तो अब आप देख रहे होंगे एक शब्द आता है कास्ट हिंदूज, आपने सुना होगा, कास्ट हिंदूज की अब बात होने लगी है, जिसमें सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय रखे जाएं, बाकी सबको बांट दिया जाए और ये कहा जा रहा है कि इनका जात कास्ट से कुछ लेना देना नहीं है। तो अब तो कोई जात की बात ही नहीं कर रहा है। जैसा हमने कहा था, कास्ट जो है पूरी तौर पे गलत शब्द है, गलत इसके मायने हैं, लेकिन सारी चीज़ जब राजनीति से प्रेरित हो जाती है तो उसका सल्यूशन निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अंग्रेज़ों ने जिस परंपरा की शुरुआत की, जैसा मैंने कहा, किस तरह से उन्होंने समाज को बांटना शुरू किया, और यही चीज़ उन्होंने मुस्लिम समाज में किया। उन्होंने गनीमत यही रही कि ज़्यादा नहीं गए, शिया और सुन्नी का डिवीज़न किया। शिया और सुन्नी को लेके उन्होंने पूरा सर्वे शुरू किया, तो उन्हें बांटा, एक तरह से बांट दिया, और आपस में मुस्लिम समाज में भी वैमनस्य पैदा किया। हो अब ये रहा है कि आज़ादी के बाद भी जब जाति राजनीति में घुस गई तो राजनीति में देश कोई मायने नहीं रख रहा है आज की तारीख में।
राजनीति में धर्म कोई मायने नहीं रख रहा है, राजनीति में देश का भविष्य कोई मायने नहीं रख रहा है। राजनीति में सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है, तात्कालिक लाभ क्या है, वो चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, और चाहे जिस तरह की जातियां हों। सारा डिस्कशन, सारी बातचीत अब उस जाति पर, उस कास्ट सिस्टम पे आके खड़ी हो गई है जो हमको अंग्रेज़ों ने दे दिया है, डिवाइड करके हमको दे दिया है। और कैसे कहें कि कौन समझेगा। आपने ये पढ़ा कि पार्लियामेंट हो, चाहे आपकी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, 40 से 50% से ज़्यादा लोग क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं। मुख्यमंत्री वो बनने की कोशिश कर रहा है जो लिखता है कक्षा 8 फेल हैं। तो जब पढ़े लिखों का, समझदार लोगों की स्थिति ये हो गई है कि अब वो कुछ समझना नहीं चाहते, कुछ पढ़ना नहीं चाहते, अपने देश की संस्कृति में समझना नहीं चाहते, अपने देश की विरासत को नहीं देखना चाहते, तो सारी दिक्कत आज ये हो गई है कि पूरी की पूरी जाति व्यवस्था 1963 से लेके 1931 के बीच में जिस तरह के अंग्रेज़ों ने दी, अब हम उसी में अपने स्वार्थ को ढूंढते हैं। आप देखिए कि जब आज़ादी हुई है तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% रिजर्वेशन दिया गया, ये कह के कि भाई अति पिछड़े हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादती गई। इमेजिन्ड अंग्रेज़ों ने जो बात कही। उसके बाद क्या होता है, 1990 में बीपी सिंह ने खेल खेला और मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन लागू होने के बाद ओबीसी के नाम पे 27% दिया गया। मज़े की बात है, अब ओबीसी में भी नहीं, सारी बीसी के नाम, बैकवर्ड के नाम पे 27% हुआ। अब उस बैकवर्ड में भी अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी में भी अब ये हो रहा है कि उनको दिया जाए जो अति गरीब हैं ओबीसी के अंदर, हु आर वेरी पुअर। तो अब हमारी जात व्यवस्था की दुर्दशा देखिए। ओबीसी में लालू यादव भी आते हैं, शरद यादव भी आते हैं, ओबीसी में आपके चरण सिंह का पूरा कुनबा आता है। कहीं से ये लगेगा कि अति बैकवर्ड हैं। शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल कास्ट में रामविलास पासवान, उनका पूरा परिवार आएगा, नाम कहाँ तक गिनाएंगे। उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब में शिबू सोरेन का पूरा परिवार आएगा और दुनिया भर के लोग आएंगे। क्या ये डिजर्व करते हैं रिजर्वेशन? जो हज़ारों हजार करोड़ के मालिक हैं, आज वो जात के नाम पे समाज को बांट रहे हैं, समाज की राजनीति कर रहे हैं, और जो अंग्रेज़ों ने जात की व्यवस्था दी उसी के अंतर्गत अब पूरी राजनीति हो रही है। एक बार पुनः 1918 में जाते हैं, हाँ, और वी.ए. स्मिथ का वो कम्युनिकेशन पार्लियामेंट को याद किया जाए कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतवर्ष में देने की, इलेक्शन करने की बात होती है, तो हमारा जो सिस्टम था पंचायत सिस्टम था, जिसमें उस पंचायत, ग्राम पंचायत में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, पारसी, जो भी रहता था, छोटी जात बड़ी जात। और प्रेमचंद की वो कहानी है सबसे बढ़िया पंचायत सिस्टम पे, कभी आप पढ़ लीजिए, हाँ। तो उसमें पता चलता है कि सबके अंदर कितना सद्भाव था, कितना विश्वास था। उसको तोड़ना था अंग्रेज़ों को, तो उन्होंने जो इंडिविजुअल वोट सिस्टम दिया, तो इंडिविजुअल वोट सिस्टम में अब तो घर और परिवार ही बंट गया। कोई कहता है हम उसको देंगे, सपा को देंगे, कोई कहता है बसपा, एक ही परिवार में कोई। अब तो वो सहानुभूति के अलावा जो एक सहमति थी, पूरी समाज की सहमत थी, वो असहमत में घर परिवार तक में बदल दिया गया। तो वी.ए. स्मिथ ने लिखा है कि जो भी हमने इस समाज को समझने के लिए 32 से ज़्यादा वर्ष लगाए हैं, 37 वर्ष लगाए हैं, 37 वर्ष। भारत में 28 साल में ICS अफसर रहा। तो इसको इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताऊँ कि वो जो कर रहे हैं
वो भारतवर्ष के लिए कितना घातक साबित होगा। और लिखते हैं, 118 पेज का 19 पेज का वो डॉक्यूमेंट है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको आप पढ़िए तो सब सारी चीज़ें वो बताते हैं कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद कितने लोग वोट दे पाएंगे, कितने लोग नहीं दे पाएंगे, कितने लोग बूथ तक पहुंच पाएंगे, कितने लोग लाठी के दम से बूथ के बाहर रखे जाएंगे, बूथ कैप्चरिंग कैसे होगी। ये सब हमने 1918 में उन्होंने कहा था और 1952 के बाद सब देखा, बूथ कैप्चरिंग से लेके वोट तक। लिखते हैं कि इन सब चीज़ों की बाधाओं के साथ पार करते करते इस सिस्टम से सिर्फ एक चीज़ सबसे ज़्यादा मजबूत होके आएगी, सबसे ज़्यादा मजबूत उभर के आएगी, वो है जाति। पूरी राजनीति कास्ट सिस्टम में बदल जाएगी और वो इस देश की परंपरा, इस देश की सभ्यता, इस देश की सारी मान्यताओं को ध्वस्त कर देगी। क्या कहा जाए, हम कहाँ जा रहे हैं? कोई आदमी आज देश के बारे में, देश के भविष्य के बारे में, जाति के बारे में खुलकर बैठकर सोचने के लिए तैयार नहीं है। इस हद तक हमारी स्वार्थ की स्थिति पहुंच गई है। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से अगला एक एपिसोड हम जाति पर आएंगे और वो हम करेंगे कास्ट पॉलिटिक्स पे, और उसको भी अंग्रेज़ों के ज़माने से ही जोड़कर देखेंगे कि ये कास्ट की जो राजनीति है या धर्म की जो राजनीति है वो कहाँ से शुरुआत होती है। उसकी शुरुआत 1952 में या 1990 में नहीं होती, इसकी शुरुआत हो जाती है 1868 के आसपास से। और हम उसे देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमें बांटा, न केवल जाति बांटी बल्कि जाति की राजनीति भी हमें अंग्रेज़ यहाँ सिखा गए।